अब आते हैं, चलिए इतना जानने के बाद कि भारत की विदेश नीति के आधार क्या थे, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, आदि आदि, हम जाने एक अपनी विदेश नीति की अब समीक्षा की ओर चलें। यानी हमने अपनी विदेश नीति जो पिछले 50 साल 70 साल में जो हमने अपनाई, उसे हम कैसा पाते हैं, कितनी सफल कितनी असफल, सफलता के कारण असफलता के कारणों की ओर थोड़ा ध्यान देंगे। अर्थात हमारा अगला बिंदु है भारतीय विदेश नीति की समीक्षा, रिव्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जब भारत की विदेश नीति की बात होती है तो दो तरह की विचारधारा सामने आती है, दो तरह की सोच सामने आती है। कुछ इसे असफल मानते हैं और कुछ इसे पूर्णतः सफल मानते हैं। जो सफल मानते हैं उनका कहना है कि समय को देखते हुए यह निश्चित रूप से सफल रही। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तत्कालीन भारतीय आवश्यकताओं को देखते हुए, तत्कालीन भारतीय सीमाओं को देखते हुए, आर्थिक सीमा, सैनिक तत्व आदि आदि को देखते हुए एक विचारकों के दल का कहना है यह विदेश नीति निश्चित रूप से सफल रहे। लेकिन एक ऐसा बड़ा विचारकों का दल भी है जो इसे असफल मानता है, उसकी आलोचना करता है। विदेश नीति की आलोचना के पक्ष में आखिर क्या इनके विचार हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दें। क्या इनकी सोच है, क्यों इनका कहना है कि भारत की तत्कालीन विदेश नीति सफल नहीं रही। इन विचारकों की आलोचना का पहला बिंदु है कि भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा नहीं कर पाई, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा नहीं कर पाई, ऐसा इनका कहना है। और अपने पक्ष में ये बात रखते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है। अर्थात ये हमारी विदेश नीति की असफलता का परिचायक है कि हमारा कुछ क्षेत्र पाकिस्तान और चीन के कब्जे में चला गया है और इसके लिए हम समुचित प्रयास नहीं कर पाए, सफल प्रयास नहीं कर पाए, विश्व में उचित दबाव नहीं बना पाए, आदि आदि। तो क्षेत्रों का नुकसान असफलता का पहला उदाहरण। दूसरा, भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो केवल कोरा ढोंग है, ऐसा इन विचारकों का कर, कोरा ढोंग, जिस अंग्रेजी में कह सकते हैं तो प्लेन आई वॉश, दिखावा है, प्रपंचना है। हमारी विदेश नीति का झुकाव कभी पश्चिमी देश की ओर रहा, कभी उसका झुकाव सोवियत संघ की ओर रहा। ऐसा गत 50 वर्षों के घटनाक्रम में देखा जा सकता है, प्रारंभिक 50 वर्षों के घटनाक्रम में स्वतंत्रता के बाद के। ये झुकाव था या औचित्य को देखकर भारत का समर्थन या विरोध था, इस पर आगे हम बात करेंगे। पर आलोचकों का कहना है कि ऐसा झुकाव ज़रूरत को देखकर जब हम अमेरिका की ओर झुके और जब कभी सोवियत संघ की ओर झुके तो ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। परिणाम, हमने किसी से भी घनिष्ठता नहीं बना पाई। तो इसे कोरा ढोंग, गुट निरपेक्षता की आलोचना करते हुए इसे कोरा ढोंग बताते हैं। तीसरा, आलोचकों का कहना है कि भारतीय विदेश नीति जो है, उस विदेश नीति के जो निर्माता थे और विदेश नीति का अनुपालन करने वाले जो तत्व थे, वो अपने मित्र और अपने शत्रुओं की पहचान नहीं कर पाए, उसमें असफल रहे। और चीन की यदि हम बात करें तो चीन के साथ तो हमने पंचशील, चीन के साथ हमने ना जाने कितने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए, लेकिन ये वही चीन था
जिसने छिरा घोंपते हुए भारत पर हमला किया। और इस घटना को लेकर आलोचकों का कहना है कि भारत ने शत्रुओं की पहचान में, मित्रों की पहचान में गलती की। साथ ही वे इजराइल का भी उदाहरण देते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जो सदैव युद्ध से हमेशा उसका ताल्लुकात रहा है। एक नवोदित राष्ट्र जिसकी स्थापना 1948 में हुई, फॉर्मल तरीके से 1948 में उसे मान्यता मिलनी शुरू होती है। लेकिन मिडल ईस्ट के, मध्य पूर्व एशिया के जो मुस्लिम देश हैं, जिसमें पैलेस्टीन, फिलिस्तीन मुख्य है, उससे उसका झगड़ा है। उसका इतिहास अलग है। आपको ये समझना, जानना है कि इजराइल जो है वो नवोदित राष्ट्र होते हुए भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में रहा, सामरिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी, और भारत का लगातार समर्थन करते रहा। लेकिन पश्चिमी एशिया में हमारी विदेश नीति जो रही वो लंबे समय तक इजराइल विरोधी रही। भारत की विदेश नीति इजराइल विरोधी ज़्यादा रही बजाय इजराइल के समर्थन के रूप में। उसके कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे, क्योंकि इजराइल विरोधी पोस्चर, इजराइल विरोधी खेमे में जाने का अर्थ ये कि भारत अरब देशों के साथ था। और अरब देशों के साथ क्यों था, उस स्थिति में वो एक अन्य विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपको ये जानना है कि आलोचक इजराइल के संबंधों को लेकर भारत की विदेश नीति की आलोचना करते रहते हैं और ये बात कहते हैं बारंबार कि हमने इजराइल को एक सही मित्र के रूप में नहीं पहचाना और उसका अनर्थक ही विरोध करते रहे। चीन की बात मैंने बताई। चीन का तो ये हाल के 1949 में जब चीन साम्यवादी देश बना, माओ जेडोंग ने जब वहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना की, तो भारत उन पहले देशों में था जिसने चीन की नई सरकार को मान्यता दी, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। और उसके बाद चीन की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में भारत ने बहुत मदद की। अंतर्राष्ट्रीय पहचान से तात्पर्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के लिए, उसकी सदस्यता के लिए भारत ने सबसे ज़्यादा प्रयास करने वाले देशों में गिना जाता है। और इसके साथ ही जब एशिया से सुरक्षा परिषद के परमानेंट सीट की बात आई, उसमें भी भारत ने चीन का समर्थन किया और चीन आज सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के क्या मायने हैं, इसे आपने पूर्व के अध्याय में ज़रूर समझा होगा, जिसमें मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्याय के तहत कि वीटो का अधिकार कितना महत्वपूर्ण अधिकार होता है स्थायी सदस्यों के लिए। भारत आज भी उससे वंचित है और जब भारत की स्थायी सदस्यता की बात उठती है तो चीन उसका विरोध करते रहता है। ये उदाहरण भी आलोचक देते हैं और कहते हैं कि इतना ही नहीं, चीन ने सदैव पाकिस्तान का समर्थन किया है। चीन स्वयं ने भारत के साथ युद्ध किया, भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया और उसके बाद 1965 और 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान ने भारत में आक्रमण किया था, 1948 में भी जब किया था, तब चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। यहाँ तक कि 1999 में पाकिस्तान ने भारत के कारगिल क्षेत्र पर जब घुसपैठिए भेजे थे, बड़ी मात्रा में नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया था कारगिल में, तब भी चीन ने एक तरीके से उसका समर्थन ही तो किया था। इन बिंदुओं को लेकर आलोचक हमारी विदेश नीति की आलोचना करते हैं और उसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगला बिंदु जो आलोचकों के लिए, आलोचकों की दृष्टि से कहा जाता है वह है कि हमारे पास विश्व की सूचना
इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन कि जो भी हम सूचना लेते हैं, जिसके आधार पे हमारे विदेशी सलाहकार या हम भारत के विदेश मंत्रालय के सलाहकार या भारत सरकार जिसके आधार पे काम करती है, ये सारी सूचनाएं अंग्रेजी में आती हैं भारत को। जितनी भी घटनाएं होती हैं विश्व में, उन घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण, विश्व में घटित घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण हम सामान्यतया लंदन या न्यूयॉर्क में प्रकाशित समाचारों के जरिए करते हैं और उस हद तक हम इन पश्चिमी अखबारों, पश्चिमी सूचना सूत्रों पर निर्भर हैं। पश्चिमी जगत के सूचना सूत्रों पर हम निर्भर हैं क्योंकि अंग्रेजी में ये सब हमें जानकारियाँ मिलती हैं और चूँकि हम उस पर निर्भर हैं, इसका परिणाम ये है कि विश्व के 3/4 देशों के बारे में जो हमें जानकारी आती है वो एक तरीके से इंग्लैंड और अमेरिका के चश्मे से छन कर आती है। इंग्लैंड और अमेरिका के चश्मे से छन कर वो जानकारियाँ हमें आती हैं, अर्थात हमें जो जानकारियाँ आती हैं उसमें निश्चित रूप से इंग्लैंड और अमेरिका का प्रभाव रहता है और चूंकि वो इस रूप में आती हैं इसलिए हम अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते और सभी घटनाओं को पश्चिमी नज़रिए से देखते हैं। और ये कारण क्या है इसका? उनका कहना है इसका एकमात्र कारण हमारी अंग्रेजी पर निर्भरता। अगला बिंदु जिसमें आलोचक हमारी विदेश नीति की आलोचना करते हैं वो है कि ये विदेश नीति हमारे जो भारतीय बंधु विदेश में रहते हैं उनकी भी रक्षा नहीं कर पा रही है। ये ऐसी विदेश नीति है जिसमें नॉन रेसिडेंट इंडियन या अप्रवासी भारतीय या अन्य भारतीय जो विदेशों में बसे हुए हैं, 100 वर्षों से ज़्यादा काल से वो वहाँ रह रहे हैं, उसके बावजूद ये भारतीय ना वहाँ की संपत्ति खरीदने का अधिकार रखते हैं, ना मुक्त रूप व्यापार में शामिल होने का अधिकार रखते हैं और न ही उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। इनमें से अधिकतर देशों में भारतीयों को ऐसी क्या सफलता? क्या इसे हम सफल विदेश नीति मानेंगे जिसमें हम विदेशों में बसे भारतीयों के हितों के ध्यान नहीं रख पा रहे हैं? ऐसी क्या विदेश नीति जिसमें वे भारतीय जो विदेश जाकर भारत को विदेशी मुद्रा भेजते हैं उनके लिए हमारी विदेश नीति सफल नहीं हो पाए, उनके लिए हम मूल अधिकार को जो उस देश में एक सामान्य नागरिक को मिलते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी विदेश नीति असफल ही तो है। उन्हें समान अधिकार नहीं मिले हुए हैं। अगला बिंदु ये परमाणु संधियों से जुड़ा हुआ है। CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापक परमाणु प्रबंधन संधि, व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि, प्रबंधन नहीं, व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि। सुरक्षा परिषद की सदस्यता, स्थायी सदस्यता, इन दो बिंदुओं पर भारत की विदेश नीति निश्चित रूप से असफल रही है। जैसा मैंने पूर्व में बताया, आलोचक हमारी इस स्थायी सदस्यता न मिलने को पर बहुत ऐतराज़ करते हैं कि आज भारत एक इतनी बड़ी शक्ति बन गया है। भारत वही देश है जिसने चीन की स्थायी सदस्यता के लिए काफ़ी पैरवी की थी और 1971 में चीन को अंततः वहाँ की स्थायी सदस्यता मिली सुरक्षा परिषद की, लेकिन भारत आज भी इस सुविधा से, इस शक्ति से वंचित है। और दूसरा, व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर का जो मुद्दा है, इन मुद्दों पर भी जो हम असफल हुए हैं, ये हमारी विदेश नीति की असफलता का परिचायक है। ये तो तर्क हुए उन विचारकों के
जो हमारी विदेश नीति को असफल मानते हुए ये कहते हैं कि ये सब उदाहरण स्पष्ट इस बात के परिचायक हैं, हमारी असफलता के परिचायक हैं, जिनका मैंने ऊपर आपको विवरण दिया। लेकिन क्या हम ये मान लें कि इतने वर्षों से जो हमारी नीति चल रही है, और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि इस नीति की सफलता का एक उदाहरण ये भी है कि नेहरू द्वारा स्थापित विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत बने हुए हैं। तो विदेश नीति की सफलता के पक्ष में विचारकों का क्या कहना है, किस आधार पे वो ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति सफल नीति रही है। भारत एक विश्व में एक शक्ति के रूप में जाना जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। भारत एक उभरती हुई ताकत के रूप में विश्व की राजनीति में जाना जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पाया, लेकिन स्थायी सदस्यता के लिए विश्व के अधिकतर देश उसका पक्ष लेते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। ये सब क्या इशारा करते हैं? तो अब हम थोड़ा देखें विदेश नीति के समर्थकों के विचार क्या हैं। पहला, उनका कहना है कि भारत की विदेश नीति की आलोचना कितनी भी करें, ये समयानुसार सर्वोच्च सबसे उचित थी। समयानुसार, समय को देखते हुए, समय कैसा था, क्या क्या घटनाएं हो रही थी विश्व राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इसका हम जिक्र कर चुके हैं। भारत की उस समय क्या दिक्कतें थी, इसका भी हम पूर्व में जिक्र कर चुके हैं। इन सब पृष्ठभूमि के रहते भारत ने जो नीति अपनाई वह विदेश नीति सर्वश्रेष्ठ थी। तो कितनी भी आलोचना की जाए, समय को देखते हुए ये हमारी सर्वश्रेष्ठ नीति थी, ऐसा समर्थकों का कहना है। दूसरा, भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी, जिसका मायने था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, जो दो ध्रुवीय विश्व था उसमें किसी भी ध्रुव में हम शामिल नहीं होंगे, उसने विश्व शांति में काफ़ी योगदान दिया है। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के समर्थकों ने ये सुनिश्चित किया कि दोनों गुट जो थे तत्कालीन, इन गुटों में जो बैलेंस है, राजनीतिक बैलेंस, वो गड़बड़ाए ना। और ऐसा करते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि विश्व में शांति बनी रहे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में 100 से ज़्यादा देश सदस्य बने थे, अर्थात 100 राष्ट्र ऐसे थे जो ना अमेरिकी खेमे में थे और ना सोवियत संघ के खेमे में थे। और ऐसा रहते हुए उन्होंने अपनी निष्पक्षता बनाए रखी और ऐसा करते हुए उन्होंने विश्व शांति में योगदान दिया। इसके साथ ही यदि गुट निरपेक्ष आंदोलन किसी एक बिंदु को लेकर बहुत सफल माना जाए तो वह बिंदु है कि उसने तृतीय विश्व युद्ध से विश्व को बचाया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीतियों ने, गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए राष्ट्रों की एकता ने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध में जाने से बचाया है। और ये हमारी विदेश नीति की सफलता का परिचायक है, ऐसा पैरवीकारों का कहना है जो हमारी विदेश नीति का समर्थन करते हैं। तीसरी बात, तीसरा पक्ष, भारत की विदेश नीति सदैव इस बात पर बल देती रही कि विश्व में निःशस्त्रीकरण हो, अर्थात जो हथियार बनाए गए हैं, विशेषकर परमाणु हथियार, उनकी संख्या कम की जाए। परिणाम क्या हुआ कि इस नीति को अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अपने तरीके से समर्थन दिया और इसीलिए निःशस्त्रीकरण को लेकर इन दोनों महाशक्तियों के बीच में कई संधियां हुई।
जिससे परमाणु हथियारों के निर्माण में रोक लगी, उसकी गति कम हुई और इसमें निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत की जो निशस्त्रीकरण को समर्थन और बल देने की जो नीति थी, सैद्धांतिक रूप से उसका सभी देशों ने अच्छा समर्थन किया था, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ जैसी ताकतें भी शामिल थीं। सफलता का चौथा उदाहरण, भारत द्वारा सदैव सतत रूप से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की आलोचना की जाती रही। उसके साथ ही भारत ने रंग भेद के खिलाफ अपनी आवाज़ हमेशा मुखर रखी। यहाँ तक कि रंग भेद की नीति का पालन करने वाले कुछ देशों को भारत ने एक तरीके से अपने संबंध उनसे विच्छेद रखे, ताकि उन पर दबाव बने रंग भेद की नीति को हटाने का। तो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद की नीति, इसका विरोध, ऐसा करने से भारत को अफ्रीका और एशिया के देशों ने उसे एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया अपने दायरे में। उन्होंने माना, इन देशों ने, अफ्रीका और एशिया के देशों ने, कि इन मुद्दों पर भारत का समर्थन इन नवोदित राष्ट्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसी नीति अपनाकर एशिया और अफ्रीका में भारत ने एक बहुत अच्छा स्थान बनाया, सम्माननीय स्थान बनाया। ये हमारे विदेश नीति की सफलता का परिचायक है। अगला, भारत की गुट निरपेक्षता की जो नीति है, उसे दोनों महाशक्तियों ने देर सबेर स्वीकार किया। गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार करना और गुट निरपेक्षता की नीति की महत्ता को स्वीकार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण था और इसकी प्रशंसा भी की है समय समय पर। इन देशों ने, इन महाशक्तियों ने माना कि ये गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का ही प्रभाव है कि निशस्त्रीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं, विश्व शांति बनी हुई है, तृतीय विश्व युद्ध से विश्व संभावित युद्ध से मुक्त है, आदि आदि। और एक निष्पक्ष रूप से ये 100 राष्ट्र या उससे ज़्यादा जो इसके सदस्य थे, वो अपनी आवाज़ मुखर करते हैं। तो ये भी इसकी सफलता का परिचय है कि भारत द्वारा अपनी विदेश नीति में जो उसने गुट निरपेक्षता को जोड़ दिया और गुट निरपेक्षता की बात का प्रणेता बना, उसकी ये महाशक्तियाँ समर्थन करती हैं। तो क्या ये भारत की विदेश नीति की सफलता का परिचायक नहीं है? अगला, भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान। आज विश्व में भारत को एक बहुत शांतिप्रिय देश के रूप में जाना जाता है। यद्यपि भारत अब एक सामरिक दृष्टि से एक बहुत ताकतवर राष्ट्र है, लेकिन अभी भी वो सदैव शांति की ही पैरवी करते आया है और विश्व समुदाय में उसे एक शांतिप्रिय देश के रूप में देखा जाता है। उसके साथ ही भारत को एक सफल लोकतांत्रिक देश के रूप में विश्व में पहचान मिली है। ये दोनों जो विचार हैं, ये 20वीं-21वीं शताब्दी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विचार थे और भारत ने इन दोनों विचारों का प्रबल समर्थन किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को उसने मजबूत किया है और अन्य देशों में भी लोकतंत्र के प्रचार प्रसार में काफ़ी प्रयास किया है। इसके साथ ही भारत सदैव शांति का दूत रहा है। तो इसकी पहचान, अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो ऐसी बनी है, इसके पीछे भारत की सफल विदेश नीति है। सफलता का अगला उदाहरण, भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ और सार्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। संयुक्त राष्ट्र संघ
भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न समय में विभिन्न प्लेटफॉर्म पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और भारत की भूमिका को आपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्याय के तहत विस्तार से पढ़ा है। ये इस बात का परिचायक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सदस्य देश विश्व शांति में भारत की अहमियत को समझते हैं और उसकी इज्जत करते हैं और इस अहमियत को समझने के पीछे भारत की विदेश नीति की सफलता है। साथ ही सार्क SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क देशों के बीच में भी भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दक्षिण एशियाई देशों का जो दक्षेश संघ जो बना है उसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और उसे इस रूप में देखा जाता है कि वह इन दोनों संस्थाओं के लिए एक तरीके से अपरिहार्य है। ये भारत की विदेश नीति की सफलता का एक और उदाहरण है। अगला बिंदु, परमाणु विस्फोट भारत ने किया 1998 में और ऐसा करते हुए भारत ने अपनी संप्रभुता का इजहार किया। बारंबार ये बात आती थी आलोचकों के द्वारा और विश्व के कुछ अन्य देशों के द्वारा कि भारत किसी तरह के दबाव में है। कई बार वह सोवियत खेमे के दबाव में रहता है, कई बार वह अमेरिकी खेमे के दबाव में रहता है, क्योंकि खाद्यान्न की ज़रूरतों की पूर्ति भारत की अमेरिका से हो रही थी और सामरिक ज़रूरतों की पूर्ति सोवियत संघ से हो रही थी। तो इन ज़रूरतों के मद्देनज़र भारत कई बार इन देशों के दबाव में रहता है और ऐसा होने के कारण भारत सार्वभौमिक नहीं हो पाता। ऐसा होने के कारण भारत कई मामले में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता, अपने देश के हित में वह निर्णय नहीं ले पाता और इस प्रकार वह अपनी संप्रभुता से समझौता कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं। विदेश नीति के समर्थन करने वालों का कहना है कि भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया, एक बार नहीं दो बार, ये परमाणु परीक्षण इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है, सॉवरेन नेशन है। भारत अपने हित में किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और परमाणु बम का परीक्षण उसने अपने देश के हित में किया है, किसी से पूछ के नहीं, किसी के दबाव में नहीं। दबाव की तो बात ही दूर, दबाव तो इस बात का बन रहा था भारत पे कि किसी भी तरह का परीक्षण वो ना करे, इसीलिए CTBT आदि पर उसके हस्ताक्षर के लिए बार बार दबाव बन रहा था। लेकिन भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए और तो और उसने परमाणु परीक्षण किया, जो इस बात का परिचायक कि भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है। उसने इस मामले में तो अमेरिका की भी परवाह नहीं की। अमेरिका बारंबार इस बात की धमकी देता था कि किसी भी देश द्वारा, विशेषकर भारत के द्वारा किसी तरह का परमाणु परीक्षण किया जाएगा तो उस पर आर्थिक नाकेबंदी आदि की जाएगी, अर्थात भारत के साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा कि वह विश्व राजनीति में, विश्व की अर्थव्यवस्था में अलग थलग पड़ जाए। भारत ने उसकी चिंता नहीं की और परमाणु परीक्षण किया। निश्चित रूप से अमेरिका ने कुछ हथकंडे अपनाए अपना विरोध जाहिर करने के लिए, लेकिन वे हथकंडे ही रहे, उसके आगे वह भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये हमारी विदेश नीति की सफलता का परिचायक है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में भारत की भूमिका हमेशा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। भारत आतंकवाद का मुखर विरोधी रहा है। आतंकवाद के खिलाफ हर मंच पर उसने आवाज़ उठाई है और आतंकवाद विरोधी ताकतों का सदैव समर्थन किया है। इससे भी भारत की प्रतिष्ठा विश्व राजनीति में बढ़ी है। अगला बिंदु, पाकिस्तान को तीनों चारों युद्धों में पराजित करना,
ये साबित करता है कि भारत की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हित में पर आधारित है। चाहे 1948 या 65 या 1971 और या उसके बाद कारगिल का युद्ध 1998-99 का, किसी की भी बात करें तो हमने हर युद्ध में पाकिस्तान को पराजित किया है। और ऐसा करते हुए विश्व राजनीति में अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बनाई है। इस बात की भी पहचान बनाई है कि भारत के लोग राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं और ये राष्ट्रभक्ति की भावना भी विदेश नीति की सफलता का परिचायक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं इतने बिंदुओं के अध्ययन के बाद कि भारत की जो विदेश नीति है वो तत्कालीन समय को देखते हुए, तत्कालीन विश्व दायरे में यदि देखा जाए तो एक सफल नीति रही है। और हमारी इस विदेश नीति की सफलता इस बात से भी आंकी जा सकती है कि विदेश नीति के जो हमारे सिद्धांत 1947-48 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री के नाते प्रतिपादित किए थे, भारत की विदेश नीति मूलतः आज भी उन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है। भारत की विदेश नीति की जब भी बात करते हैं तो दो तीन उसके पहलू तुरंत दिमाग में आते हैं। पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, गुटनिरपेक्षता। और तीसरा, अहिंसा और विश्व शांति हमारी नीति का आधार। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को हमने काफ़ी कुछ समझा। भारत के ऐतिहासिक परंपराओं के मद्देनज़र अहिंसा और विश्व शांति के पुजारी के रूप में भी भारत की महत्ता को पूरा विश्व जानता है।